डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में फिर से आपका स्वागत है, अभिनंदन है। हम लोग इकोलॉजिकल फैक्टर्स के बारे में पढ़ रहे हैं और पिछले वीडियो तक हम लोगों ने क्लाइमेटिक फैक्टर्स को कंप्लीट कर लिया था। क्लाइमेटिक फैक्टर्स वाला जो हमारे वीडियोस थे वो रेनफॉल के बारे में, विंड के बारे में, ह्यूमिडिटी के बारे में, टेम्परेचर के बारे में, लाइट के बारे में, एटमॉस्फेरिक गैसेस के बारे में थे। और हमारे इकोलॉजिकल फैक्टर को अब हम आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि मैंने सबसे पहले वाले वीडियो में आप लोगों को बतलाया था, हमने इकोलॉजिकल फैक्टर्स को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया था, जिसमें सबसे पहले वाला पार्ट था हमारा क्लाइमेटिक फैक्टर्स, दूसरे वाला है हमारा फिजियोग्राफिक, तीसरे वाला है हमारा इडेफिक और चौथे वाला है हमारा बायोटिक फैक्टर्स। ये अलग अलग फैक्टर्स किस प्रकार से आपस में इंटरेक्ट करके प्लांट्स के ऊपर प्रभाव डालते हैं और प्लांट्स का इनके प्रति क्या बिहेवियर होता है, उसको हमने समझने का प्रयास किया है। और क्लाइमेटिक फैक्टर्स पिछले वीडियो में हमारा कंप्लीट हो गया था लाइट के साथ। आज का जो ये वीडियो है ये हमारा फिजियोग्राफिक फैक्टर्स के बारे में है। जैसा कि हम जानते हैं, पूरे पृथ्वी पर जो धरातल है हमारा वो एक जैसा नहीं है। कहीं पर रेगिस्तान है, कहीं पर पठार है, कहीं पर वैलीज है, कहीं पर पहाड़ है, स्लोप्स हैं, नदियां हैं, समुद्र है। अलग अलग प्रकार की सिचुएशंस इस धरती पर, पृथ्वी पर हम लोगों को देखने को मिलती है। इसलिए वहाँ की जो क्लाइमेटिक कंडीशंस होंगी वो निश्चित रूप से अलग होगी और अलग होने के कारण से वहाँ पर ग्रो करने वाले जो प्लांट्स होते हैं वो भी निश्चित रूप से अलग प्रकार के होंगे। इसलिए हमारे लिए जो फिजियोग्राफिक फैक्टर्स हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। किस तरह से इम्पॉर्टेंट होते हैं उस चीज़ को हम आगे बढ़ाते हैं। फिजियोग्राफिक जो फैक्टर्स हैं उसमें अलग अलग आवास निर्धारित होते हैं। जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि पृथ्वी के ऊपर जब इस प्रकार की सिचुएशंस अलग अलग प्रकार की होगी तो वहाँ का जो आवास होगा वो भी निश्चित रूप से अलग अलग प्रकार का होगा। और वाटर अवेलेबिलिटी, लाइट, टेम्परेचर, सब चीज़ें हैं वो सिचुएशंस के साथ में चेंज हो जाएगी, बदल जाएगी। और बदलने के साथ में वहाँ पर जो प्लांट्स ग्रो करेंगे वो भी निश्चित रूप से अलग प्रकार के होंगे। इसलिए फिजियोग्राफिक जो फैक्टर है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया, जो हिल्स की पहाड़ियाँ हैं, जो वैलीज हैं, वो निश्चित रूप से वनस्पति के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालते हैं और उस पर्टिकुलर जगह की जो क्लाइमेटिक कंडीशंस होती है उसको हम माइक्रो क्लाइमेट के नाम से जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे घर की जो वातावरणीय अवस्था है वो निश्चित रूप से बाहर के वातावरण से अलग होगी, तो हमारे घर की जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो माइक्रो क्लाइमेट हो गई। हमारे घर के अंदर भी बहुत सारे रूम्स बने हुए हैं, कमरे बने हुए हैं। किसी पर्टिकुलर रूम की जो स्थिति होगी वो बाहर के वातावरण से अलग होगी, तो वो भी माइक्रो क्लाइमेट हो गया। तो जो पर्टिकुलर जगह की जो लोकल क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं उसको माइक्रो क्लाइमेट के नाम से हम बुलाते हैं, समझते हैं, पुकारते हैं किसी पर्टिकुलर जगह की। तो अलग अलग जो टोपोग्राफिक जो सिचुएशंस हैं, तो वहाँ की जो वातावरणीय अवस्था होगी तो उनको हम माइक्रो क्लाइमेट के नाम से जानेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि मैंने कहा, पूरे पृथ्वी के ऊपर जो धरातल है वो हमारा वो एक जैसा नहीं है, अलग अलग प्रकार का है, डिफर लिए हुए है। क्योंकि जैसा कि बार बार रिपीट कर रहा हूँ, पृथ्वी का धरातल सब जगह समान नहीं होता है। कहीं ऊंचे पर्वत है तो कहीं घाटियाँ हैं, कहीं पठार है तो कहीं गड्ढे हैं। पृथ्वी के ऊपर ये अलग अलग प्रकार की जो स्थल की आकृतियाँ हैं इनको हम लैंड फॉर्म्स के नाम से जानते हैं। एक नंबर के क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जा सकता है। ये सभी फैक्टर्स वनस्पति व प्लांट की ग्रोथ को अत्यधिक प्रभावित करने का काम करते हैं। इसलिए इन सभी रूपों को हम स्थलाकृतिक कारक या टोपोग्राफिक फैक्टर्स के नाम से जानते हैं। जो अलग अलग सिचुएशंस होंगी, ओबियसली वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशंस अलग अलग होंगी और अलग अलग होंगी तो वहाँ पर जो प्लांट्स पाए जा रहे हैं वो वनस्पति भी हमें अलग अलग देखने को मिलती है।
कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं टोपोग्राफी के अकॉर्डिंग, उसको हम अलग अलग भागों में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हमारा आता है एल्टीट्यूड के बारे में। एल्टीट्यूड पे जाने से पहले आप देखिए कि जो चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे, एक हम समतल पर पढ़ेंगे, एक हम ऊंचाई पर जाकर पढ़ेंगे, एक हवा के डायरेक्शन की तरफ बढ़ेंगे, एक डायरेक्ट हवा के दूसरे जो पहाड़ है उसके एक तरफ हवा तेज चल रही, दूसरी तरफ हल्की हवा चलती है। तो अलग अलग जो परिस्थितियां हैं उनको हम समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले जो पॉइंट हमारा आ रहा है वो एल्टीट्यूड के बारे में आ रहा है। एल्टीट्यूड का मतलब होता है ऊंचाई से। जब हम समतल से ऊपर की तरफ जाते हैं, पहाड़ों पे जाते हैं, हिली एरियाज के तरफ जाते हैं, उसको हम एल्टीट्यूड के नाम से जानते हैं। और जब हम समतल पर चलते हैं उसको हम लेटीट्यूड कहते हैं। अक्सर ये दो शब्द हम लोग यूज करते हैं, एल्टीट्यूड एंड लेटीट्यूड। तो ये दोनों चीज़ें हैं वो हम लोगों को मालूम होनी चाहिए कि एल्टीट्यूड क्या है और लेटीट्यूड क्या होता है। इसमें आप देखिए कि ऊंचाई पर जब हम जाते हैं तो किस प्रकार से सिचुएशंस बदलती है। आप और हम में से बहुत से लोग निश्चित रूप से पहाड़ों पर गए हुए हैं। पहाड़ों पर टेम्परेचर कम होता है या ज़्यादा? निश्चित रूप से टेम्परेचर कम होता है। कहने का मतलब हमें ठंडक का आभास होता है। वहाँ पर जो प्रेसिपिटेशन है, किसी भी रूप में पानी का आना, क्या कम होता है या ज़्यादा? निश्चित रूप से ज़्यादा होता है। हवा की गति कम और ज़्यादा निश्चित रूप से ज़्यादा होती है। और वायुमंडल में नमी भी ज़्यादा होती है। डियर स्टूडेंट्स, कहने का मतलब ये हुआ टेम्परेचर में जब कमी है तो बाकी चीज़ें हैं वो निश्चित रूप से ज़्यादा हो जाती है। और ज़्यादा होने का मतलब ये होता है प्लांट्स के ऊपर, वनस्पति के ऊपर जो प्रभाव पड़ता है क्लाइमेटिक कंडीशंस का, बदलती हुई परिस्थितियों के आधार पे, तो अलग प्रकार की वनस्पति हम लोगों को दिखाई देती है। जलवायु में परिवर्तन के साथ साथ वनस्पति के टाइप में भी चेंजेस हम लोगों को दिखाई देते हैं। ऊपर की तरफ जब हम जाते हैं तो 100 मीटर की ऊंचाई पर लगभग 6 से 7 डिग्री टेम्परेचर है वो कम होता चला जाता है। और नॉर्मली हम ये देखते हैं कि 1000 से 15,000 मीटर की ऊंचाई पर जो वेजिटेशन है वहाँ की, उसमें क्लियर कट डिफरेंस हम लोगों को नज़र आने लग जाते हैं। जैसे जैसे हम पहाड़ों की ऊंचाई पर जाते हैं तो जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है उसमें चेंजेस के कारण जो प्लांट्स हैं हमारे वो अलग अलग प्रकार के पाए जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने कहा, जब परिस्थितियाँ चेंज होगी, जब क्लाइमेटिक कंडीशंस चेंज होगी तो निश्चित रूप से प्लांट्स के जो नेचर है उसमें बदलाव है वो हम लोगों को निश्चित रूप से चेंज होता हुआ दिखाई देने लग जाता है। एक डायग्राम के माध्यम से आपको ये बात दिखलाई गई है। जो प्लेन देख रहे हैं वो निश्चित रूप से लेटीट्यूड है और जो ऊपर की तरफ आप देख रहे हो वो एल्टीट्यूड है। अलग अलग प्लांट्स जो दिखाई दे रहे हैं उसके माध्यम से आपको दिखाई दे रहा है, बताया गया है। हिमालय के पश्चिमी ढलान की स्टडी से ये पता लगाया गया है या पता चलता है कि प्रथम 1200 मीटर तक की ऊंचाई तक मिक्स्ड डेसिडुअस फॉरेस्ट पाए जाते हैं, जो आप इस डायग्राम के माध्यम से देख सकते हैं। 1200 से लेकर 3300 मीटर तक कॉनिफरस फॉरेस्ट और 3600 मीटर पर जो फॉरेस्ट है वो विलुप्त हो जाते हैं, उसके बाद में दिखाई नहीं देते हैं। 4200 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एल्पाइन क्षेत्र के ठीक नीचे कुछ मॉस, लाइकेन आदि ही पाए जाते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि एक पहाड़ पर, एक पर्वत पर बिल्कुल निश्चित जोनेशन प्लांट्स के अंदर हमें देखने को मिलता है और ये सब उन सब की इकोलॉजिकल एम्पलीट्यूड के कारण से होता है। इकोलॉजिकल एम्पलीट्यूड से मतलब हमारा ये है, प्लांट्स की एडेप्टेबिलिटी से मतलब होता है जो उस पर्टिकुलर कंडीशन में किस प्रकार से अपने आप को टॉलरेट कर रहा है, ये उसकी खुद की इकोलॉजिकल एम्पलीट्यूड के ऊपर डिपेंड करता है। डियर फ्रेंड्स, जो वातावरणीय परिस्थितियाँ चेंज हो रही है उसके अनुसार वनस्पति में बदलाव होता है और बदलाव होने का मतलब ये है कि जो बदलती हुई परिस्थितियाँ हैं
उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर प्लांट्स है वो पाए जाते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, वो हम लोगों को इसके अंदर देखने को मिलेगी और ये हम लोगों को ध्यान में रखना है। अब हम आते हैं सेकंड पॉइंट पर। सेकंड पॉइंट है हमारा इफेक्ट ऑफ स्टीपनेस एंड सनलाइट ऑन वेजिटेशन। वनस्पति के ऊपर जो ढलान वाला एरिया है वहाँ पर लाइट है वो कितनी आ रही है, ये हमें देखने को समझने को मिलेगा और देखना पड़ेगा हम लोगों को कि किस प्रकार से कितनी वनस्पति के ऊपर जो लाइट आ रही है उसकी कितनी क्वांटिटी है वो उस पर आ रही है। यदि किसी पर्वतीय ढाल पर लाइट है वो बहुत कम आ रही है, हवा ड्राई है, तो वहाँ की जो वेजिटेशन होगी वो बहुत ही कम और जीरोफिटिक होगी। फॉर एग्जाम्पल, हिमालय का जो नॉर्थ साइड का ढलान है वहाँ पर प्रकाश की किरणें तिरछी पड़ती है तथा वायु भी ड्राई होती है। इसके कंपैरिजन में जहाँ ढाल सूर्य के प्रकाश की ओर है तथा वायु के मार्ग में होता है, वहाँ की वनस्पति डेंस होगी, सघन होगी। जैसे हिमालय के दक्षिणी ढलानों पर जहाँ लाइट है वो सफिशिएंट क्वांटिटी में आती है और एयर में भी पर्याप्त ह्यूमिडिटी होती है। दोनों जो स्टिफनेस है, ढलान है, वहाँ पर प्रकाश की तीव्रता, वर्षा, बर्फ गिरना, रिलेटिव ह्यूमिडिटी तथा हवा गति के अंतर के कारण इन ढलानों के टेम्परेचर में भी अंतर है। इन क्षेत्रों में जहाँ नमी क्रिटिकल फैक्टर नहीं होती है वहाँ की वेजिटेशन ढाल और ढाल के खुलेपन से प्रभावित नहीं होती है। ये सब चीज़ें हैं वो हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। अतः टोपोग्राफिक कारकों का जो प्रभाव है इस क्षेत्र में उपस्थित नमी की मात्रा से संबंधित होता है और ये चीज़ें हैं वो अगले डायग्राम के माध्यम से आप देख सकते हो कि जो सनलाइट का इफेक्ट है वो किस प्रकार से वनस्पति को प्रभावित करने का काम करता है। क्लियर कट डिफरेंस है वो हम लोग है वो देख सकते हैं। एक है वो नॉर्थ साइड की तरफ है, एक वो साउथ साइड की तरफ है। नॉर्थ फेसिंग एंड साउथ फेसिंग कि किस प्रकार से कितनी लाइट है वो उस पर्टिकुलर जगह पर आके गिर रही है और उसी के आधार पे वहाँ पर प्लांट या वनस्पति का जो मेकअप है, जो उसकी बनने की बनावट है, उसकी सघनता है, वो उसी के ऊपर है, वो डिपेंड करती है। निश्चित रूप से जब लाइट ज़्यादा आएगी, अच्छी क्वांटिटी में आएगी, प्लांट्स का डेवलपमेंट कंपैरेटिवली ज़्यादा होगा। उसके बाद में हम आते हैं डायरेक्शंस ऑफ स्लोप्स। जो स्लोप ढलान बना हुआ है वो किस तरफ है, किस तरफ उसका ढलान की तरफ है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर जिस तरफ से मॉनसूनी हवाएं आ रही है और बादलों से टकराकर वहीं पर बरसात हो जाती है, उसी ढलान पे बरसात हो जाती है, तो निश्चित रूप से वनस्पति है वो कंपैरेटिवली रिच होगी। हालांकि स्लोप के ऊपर पानी है वो ढल कर नीचे की तरफ चला जाता है, लेकिन जो दूसरा साइड है उसके मुकाबले में ज़्यादा अच्छी बरसात है वो होती है। इसीलिए ये बात है वो आपको बतलाई गई है कि किसी पर्टिकुलर जगह की जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं वो वहाँ पर उपस्थित जो हिली एरियाज की चेन्स हैं उसके ऊपर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। जो ऊंचे हिली एरियाज है वो वायु के मार्ग को बदल देते हैं। यदि ऊंचे पर्वत मानसूनी हवाओं के मार्ग में पड़ते हैं तो ये हवाएं इन हिली एरियाज से टकराकर और संघनित होकर वहाँ पर अच्छी बरसात कर देती है। इसलिए यहाँ की जो वनस्पति होगी वो निश्चित रूप से मीजोफिटिक प्रकार की होगी और जबकि उस हिली एरियाज के दूसरी तरफ बरसात है वो कंपैरेटिवली नहीं के बराबर होती है और वो एरिया है क्योंकि ड्राई रह जाता है और वहाँ की वनस्पति है वो जीरोफिटिक प्रकार की होती है। देखिए दो प्रकार के सिचुएशंस आपको दिखाई गई है। एक तरफ बादल बरसते हुए दिखाई दे रहे हैं और दूसरी तरफ है वो बिल्कुल नहीं है। इसलिए जो डायरेक्शन ऑफ माउंटेन चेन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। पर्वत की एक तरफ बरसात ज़्यादा होती है, दूसरी तरफ नहीं होती है। जिधर बरसात ज़्यादा होगी वहाँ की वनस्पति सघन होगी, रिच होगी और दूसरी तरफ की जो वनस्पति है वो बहुत पुअर रह जाती है क्योंकि वहाँ पर बरसात है नहीं होती है। मानसूनी जो हवाएं हैं वो उस तरफ नहीं आ पाती है। इस कारण से जो क्लाइमेटिक बैरियर्स हैं
वो भी वनस्पति के निर्धारण में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, वो प्ले करते हैं। तो इस बात का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा। और यही कारण है कि हमारे राजस्थान के अंदर जो सिचुएशंस हम लोग देखते हैं, हमारे राजस्थान के अंदर एक पर्वतमाला है, अरावली की पर्वतमाला है, जो राजस्थान के करीब करीब मिड से थोड़ा नीचे की ओर से निकलती है। तो नीचे की तरफ एरिया है वो 40% है और ऊपर की तरफ वाला वो 60% है। जब नीचे से अरब सागर की तरफ से जो मानसूनी हवाएं उठती है वो इस अरावली की पर्वतमाला से टकराकर बरस जाती है। इसलिए जो हमारा साउथ राजस्थान है वहाँ कंपेरेटिवली बरसात अच्छी होती है, और हमारा जो उत्तरी पूर्वी राजस्थान है वहाँ पर बरसात है वो नहीं हो पाती है, इसलिए वहाँ पर रेगिस्तान है वो पाया जाता है। या फिर बहुत अधिक शक्तिशाली ये हवाएं होने के कारण से राजस्थान से ऊपर से निकलकर फिर हिमालय से टकराकर बरसती है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, वहाँ पर अच्छी बरसात है वो हम लोगों को देखने को मिलती है। इसलिए अरब सागर से उठने वाली जो हवाएं हैं उनके बरसने में ये जो माउंटेन्स की जो चेन है, पर्वतमालाएं हैं, जो श्रृंखलाएं हैं, ये इम्पोर्टेंट रोल है वो प्ले करती है, जैसा कि हम लोग देखते हैं। डियर फ्रेंड्स, इसके बाद में एक बात जो अभी बीच में मैं कह रहा था, जो स्लोप है, स्लोप का मतलब जो ढाल है, उस ढाल को भी हमें देखना पड़ेगा कि उस ढाल पर किस प्रकार की वनस्पति होती है। क्योंकि एक साइड में जैसे अभी हमने बात की थी कि बादल बरसते हैं, लेकिन ढलान होने के कारण से वहां पर पानी नहीं टिक पाता है, और ये स्लोप वेजिटेशन की जो नेचर है उसको प्रभावित करने का काम है। क्योंकि ये स्लोप बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और वर्षा के पश्चात जो तेजी से पानी बहता है उसका कारण बनता है, और पानी के तेज बहाव के कारण ज़्यादातर पानी नीचे बह जाता है, और बहुत कम पानी है वो यहाँ पर रिस पाता है या पर्कोलेशन हो पाता है। और साथ ही स्लोप की जो ऊपर की लेयर होती है मिट्टी की, वो भी पानी के साथ नीचे बह जाती है, और इसके कारण से सोइल इरोजन की भी एक प्रॉब्लम है वो यहाँ पर देखने को मिलती है। और इस कारण से जो ढलान वाला एरिया, जो स्लोप है, वहाँ पर ह्यूमस भी इकट्ठा नहीं हो पाता है। इस कारण से वहाँ पर वेजिटेशन बहुत कम या वनस्पति का अभाव पाया जाता है। आई थिंक आप इस पॉइंट को समझ गए होंगे। ढलान का एरिया होने के कारण से बरसात अगर ज़्यादा भी हो रही है तब भी पानी वहाँ टिक नहीं पाता है, और ढलान के कारण से नीचे घाटी की तरफ चला जाता है, इसलिए वनस्पति बहुत कम पाई जाती है। और दूसरा जो पॉइंट बतलाया गया है कि मिट्टी को भी वो अपने साथ में बहा कर ले जाता है, और जिस कारण से वहाँ पर वेजिटेशन भी नहीं है, मिट्टी भी कंपेरेटिवली कम है, और उस कारण से वहाँ पर वेजिटेशन है वो कंपेरेटिवली काफ़ी कम पाई जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो हम लोगों को ध्यान में रखना चाहिए, समझना चाहिए। तो आपका ये सेकंड वाला जो पार्ट था, पहला क्लाइमेटिक पार्ट कंप्लीट हो गया है, और अब आपका ये दूसरा फिजियोग्राफिक पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। आगे दो और बचे हुए हैं आपके, इडेफिक और बायोटिक, जिसको वन बाय वन लेने का हम प्रयास करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।